अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा है। इसमें कॉन्टीजियस एलोकेशन एक कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। आपकी जो मेन मेमोरी है, हम कहते हैं कि जो भी प्रोसेस या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन मेमोरी के अंदर लोड होगा। और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर टाइम एग्जीक्यूशन में रहता है, जब सिस्टम चल रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो वो भी आपका मेन मेमोरी के अंदर लोडेड ही रहेगा। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका कुछ पार्ट जिसका हम कर्नल कहते हैं। तो मेन मेमोरी में जो एलोकेशन स्कीम है वो आपको सपोर्ट करे कि वो यूजर्स प्रोसेसेस को भी स्पेस प्रोवाइड करे और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्पेस प्रोवाइड करे। तो डेफिनेटली अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेमोरी लोकेशन या मेमोरी साइज कम है, तो एलोकेशन आपकी बड़ी एफिशिएंटली होनी चाहिए। जितनी एफिशिएंटली एलोकेशन होगी उतना ही आपकी एफिशिएंसी अच्छी अचीव होगी। आप रैम को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ज्यादा डाटा लोड कर सकते हैं रैम के ऊपर। एक हम टेक्निक की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टीजियस एलोकेशन। कॉन्टीजियस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस एलोकेशन में आपकी मेमोरी जो है वो दो पार्टीशंस में तकसीम होती है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपकी रैम है, दिस इज योर रैम, तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसका एक पार्ट जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है, ये वाला पार्ट आपका ओएस के लिए रिजर्व है सपोज, और नीचे वाला पार्ट आपका यूजर प्रोसेसेस के लिए, यूजर प्रोसेसेस के लिए रिजर्व है। अब कॉन्टीजियस एलोकेशन में होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉर्मली वेरी फर्स्ट एड्रेसेस में जो लोअर एड्रेसेस हैं उनके ऊपर स्टोर किया जाता है, या फिर एंड वाले ऑपरेटिंग एड्रेसेस के ऊपर स्टोर किया जाता है। सपोज आपका ये जो रैम है इसका पहला एड्रेस 0 है और ये चलता है आपके कोई एन एड्रेस तक, तो नॉर्मली जो लोअर एड्रेसेस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिए जाते हैं। लोअर एड्रेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी साइज है वो एक पार्टीशनिंग जो होती है, एक जो पार्ट होता है वो टोटली रिजर्व है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे सपोज इसने के एड्रेस तक जगह घेरी हुई है, अब k+1 से लेके n तक जो स्पेस होगी ये अवेलेबल होगी यूजर प्रोसेस के लिए। अब इनिशियली आपका जो ईच प्रोसेस कंटेन इन सिंगल कंटीजियस सेक्शन ऑफ द मेमोरी, एक जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो एक कंटीजियस सेक्शन के अंदर स्टोर होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक प्रोसेस आ रहा है P1, तो P1 कहाँ पे स्टोर होगा? P1 स्कैटर्ड नहीं होगा, ये वाली जो जगह है दिस एरिया वुड बी ऑक्युपाइड बाय द P1 प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा वो भी वो अवेलेबल जो स्पेस होगी उसमें कंटीजियस स्पेस लेगा। नेक्स्ट जो भी आएगा, अब सपोज नीचे हमारे पास फ्री स्पेस बची हुई है। तो इस तरह से कंटीजियस एलोकेशन में ये है कि हर प्रोसेस जो है वो आपका कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। ऐसा नहीं होता
कि कोई एक प्रोसेस डिफरेंट स्कैटर्ड जगहों पे स्टोर किया जाए। इस स्कीम के कुछ मसाइल भी हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और अब सपोज मैं कहता हूं जी कि ये प्रोसेस P1 है, P1, दिस इज P2, दिस इज P3। अब यहाँ पे 3 प्रोसेसेस स्टोर हैं, P1, P2, P3 और आगे स्पेस आपकी खाली पड़ी हुई है। जो भी प्रोसेस आएगा उसको एक होल की शक्ल में, फ्री होल की शक्ल में मेमोरी अवेलेबल होगी। आप जो नया प्रोसेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं आप उसको फ्री होल के ऊपर लोड कर सकते हैं। फ्री अवेलेबल होल के ऊपर जो आपका मेमोरी होल है उसके ऊपर आप स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर अगर सपोज P3 टर्मिनेट कर जाता है, एग्जिट कर जाता है, तो आपका ये जो नीचे वाला होल है उसका साइज, आपका कंटीजियस जो एलोकेशन होल्स हैं वो आपका साइज उसका बड़ा हो जाएगा। इस होल का जो एंड पे आपके पास ये वाला एरिया स्पेस बची थी, ये वाली स्पेस जो बची थी ये आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये होल बड़ा हो जाएगा। सपोज अगर आपने यहाँ से P3 को टर्मिनेट कर दिया है तो आपके पास ये वाला स्पेस एक्स्ट्रा बच जाएगी। लेकिन अगर आप P1 को रिमूव कर देते हैं, आपका यहाँ पे P2 भी अवेलेबल है और P3 प्रोसेस भी अवेलेबल है। सपोज हमने यहाँ पे देखा था कि P3 के नीचे भी, फर्स्ट केस में P3 के नीचे भी आपके पास एक स्पेस बची हुई थी, P3 के नीचे भी यहाँ पे एक स्पेस बची हुई थी। अब सपोज यहाँ से P1 खत्म हो गया, अब आपके पास एक लार्ज होल अवेलेबल नहीं है फ्री, बल्कि 2 छोटे छोटे होल्स अवेलेबल हैं। एक होल ये वाला जहां से P1 गया है, एक ये जो रिमेनिंग पहले से बचा था। सपोज यहाँ पे आप कहते हैं जी कि P3 अभी पड़ा हुआ है प्रोसेस, इस जगह पे P3 है, तो अब आपके पास 2 होल्स अवेलेबल हैं, एक ये होल और एक ये होल। जो भी नया प्रोसेस आएगा उसके लिए ये सारी स्पेस इकट्ठी अवेलेबल नहीं होगी, वो या यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अगर वो इन दोनों जगहों में से किसी में भी फिट नहीं बैठता तो डेफिनेटली ये आपकी जो स्पेस है, ये होल है, वो खाली रहेगा और प्रोसेस जो है वो आपका लोड नहीं हो सकेगा। ये कंटीजियस एलोकेशन का एक मसला मैंने आपको बता दिया। हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये कि कंटीजियस एलोकेशन के अंदर आपका प्रोटेक्शन किस तरह से दी जा सकती है। रीएलोकेशन रजिस्टर जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, यूज टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डाटा। क्या आपका जो किसी भी प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो लिमिट रजिस्टर, सॉरी बेस रजिस्टर के अंदर या रीएलोकेशन रजिस्टर के अंदर, और उस प्रोसेस की जो रेंज है वो आपके लिमिट रजिस्टर के अंदर। बेस रजिस्टर कंटेन्स वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। किसी P2 का सपोज जो स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस है वो ये वाला होगा, तो ये वाला एड्रेस बेस रजिस्टर के अंदर, और इसकी जो रेंज है वो आपकी किसके लिमिट रजिस्टर के अंदर लॉजिकल एड्रेस की रेंज होगी। ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, हम पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैप्स लॉजिकल एड्रेस डायनेमिकली। वो डायनेमिकली सारे के सारे लॉजिकल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रांजिएंट कोड का, कि ट्रांजिएंट कोड क्या चीज है। इस केस में
आपके कंटीजियस एलोकेशन के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज डायनामिकली वेरी कर सकता है। सपोज इस कंडीशन में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज ये वाला है, माइट भी किसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज रिड्यूस हो जाए या माइट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज आपका इंक्रीज कर जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम का डायनामिकली रीसाइज कब हो सकता है? सपोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कुछ ऐसा कोड है, जैसे कि कुछ ड्राइवर्स हैं जिनकी ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्रीक्वेंटली जरूरत नहीं है, कभी इंटरवल्स में कभी पड़ती है जरूरत। तो ये जरूरी नहीं है कि उन सारे के सारे कोड को या ड्राइवर्स को आप रैम के अंदर लोडेड ही रखें। उन ड्राइवर्स के कोड को आप रैम से आउट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर दें। जब उनकी जरूरत पड़े तब उनको लोड कर लो, तब ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज ज्यादा हो जाएगा। जब वो उनको आप दोबारा मेमोरी से निकाल के सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर करोगे तो तब ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज छोटा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट कोड, जो कि आपके कर्नल का साइज चेंज कर सकता है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटीजियस जो एलोकेशन है उसमें आप ट्रांजिएंट कोड से या ऑपरेटिंग सिस्टम के साइज को क्या कर सकते, अलाउ कर सकते। लेकिन उस केस में आपका अगर ये वाला होल है सेपरेट है तो इसी का साइज बढ़ेगा या इसी का साइज कम होगा, दूसरे होल साइज पे इफेक्ट। हाँ, अगर कोई भी प्रोसेसर अपलोडेड नहीं है तो फिर डेफिनेटली जैसे जैसे ये प्रोसेस निकलते जाएंगे उस वैसे वैसे ही आपके छोटे होल्स मिलके बड़े होल्स बनते जाएंगे। जब सारे प्रोसेसेस आपके निकल चुके होंगे तो रैम दो पार्ट्स पे डिवाइडेड होगी, एक पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा पार्ट फ्री होगा अवेलेबल प्रोसेसेस के लिए। जैसे ही कोई नया प्रोसेस आएगा तो उसको जो स्पेस मिलेगी वो एडजेसेंट टू द या कंटिन्यूअस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट मिलेगी, और नेक्स्ट प्रोसेस जो दूसरा आएगा उसको पहले प्रोसेस की मुल्हिका स्पेस मिलेगी। ये इस कंटिन्यूअस एलोकेशन में प्रोटेक्शन का था कि प्रोटेक्शन किस तरह से की जा सकती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की मदद से प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की एड्रेस स्पेस में नहीं जाएगा। अगली डायग्राम के अंदर ये इससे मिलती जुलती डायग्राम हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक सीपीयू है, उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। सबसे पहला कंडीशन लिमिट रजिस्टर से उसका साइज कम होना चाहिए, बेस रजिस्टर से ज्यादा या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर कम नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका ट्रैप आएगा, एड्रेसिंग एरर आएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम री एलोकेशन रजिस्टर को उसमें प्लस कर देते हैं। री एलोकेशन रजिस्टर की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें प्लस होगी तो फिजिकल एड्रेस आपका मेन मेमोरी में आ जाएगा। ये आपकी टेक्निक है कि किस तरह से आप कंटीन्यूअस एलोकेशन में लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। फर्दर हम इसके बारे में देखते हैं कंटीन्यूअस एलोकेशन के बारे में कि मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन, कि आप मल्टीपल होल्स बना देते हैं या साइज बना देते हैं कि इतने पार्ट्स अगर कर लो उसके रैम के तो उसके साथ मसाइल क्या आ सकते हैं। डेफिनेटली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस। हम जो कंटीन्यूअस एलोकेशन पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या करते हो कि होल आपका बड़ा होता जाता है, एक ही होल लार्ज होल होता है स्टार्ट में, जब नए प्रोसेसेस आते जाते हैं तो वो होल आपका छोटा होता जाता है। उसके अगेंस्ट अगर हम देखें मल्टीपल पार्टीशनिंग एलोकेशन में, देखिए कि एक से ज्यादा पार्टीशनिंग कर रहे हैं और हर प्रोसेस को आप एक पूरे के पूरे पार्ट में रख दें तो वहां पे आपका मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको आप लिमिट कर रहे हैं। जितने
आपकी रैम के पार्ट्स होंगे आप उतने ही उसमें कर सकेंगे, प्रोग्राम एक टाइम पे चला सकेंगे। वेरिएबल पार्टीशन साइजेस फॉर एफिशिएंसी साइज टू ए गिवन प्रोसेस नीड्स। इसके अगेंस्ट वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या है कि जो रिक्वायर्ड है उतनी पार्टीशनिंग करो। यहां पे वही होल का कॉन्सेप्ट, होल ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी, होल्स ऑफ वेरियस साइज आर स्कैटर्ड थ्रू आउट मेमोरी। यहां पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आएगा कि फर्स्ट केस में आपकी रैम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट प्रोसेस 5, प्रोसेस 8, प्रोसेस 2। फिर आपका प्रोसेस 5 निकल गया तो आपके पास अवेलेबल होल कौन सा बचा? प्रोसेस 8। उसमें आपने एक छोटा प्रोसेस 9 ऐड किया तो ये वाला होल आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अच्छा, नेक्स्ट केस में प्रोसेस 10 आ गए तो आपके पास ये वाला प्रोसेस अवेलेबल है, सॉरी स्पेस अवेलेबल है। बट अगर हम कहते हैं कि जी प्रोसेस 5 यहां से निकल गया, प्रोसेस 5 निकल गया, इट मींस अब हमारे पास एक ये होल अवेलेबल होगा और एक ये होल अवेलेबल होगा। तो अगर दोबारा से प्रोसेस 8 हम इसमें डालना चाहते हैं या कोई और प्रोसेस जिसका साइज प्रोसेस 8 जैसा है तो हम नहीं उसमें इंसर्ट कर सकते। हालांकि उसकी स्पेस प्रोसेस 8 के बराबर है लेकिन वो स्कैटर्ड है। When a process arrive, it is allocated memory from a whole large enough to accommodate it. चेक किया जाता है कि इसमें सबसे लार्ज एनफ कोई आपकी स्पेस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वो वाला स्पेस उसको दे दिया जाता है, लेकिन एक इकट्ठी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। प्रोसेस एग्जिटिंग फ्रीज इट्स पार्टीशन एडजेसेंट फ्री पार्टीशंस कंबाइंड। अगर तो एडजेसेंट फ्री पार्टीशंस हैं तो वो कंबाइन होकर एक बड़ा होल बना देती हैं। अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो वो डिफरेंट होल्स रहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एलोकेटेड पार्टीशंस और फ्री पार्टीशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज का रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सी आपकी पार्टीशनिंग कॉन्टिजियस एलोकेशन के केस में अवेलेबल हैं और कौन कौन सी पार्टीशनिंग जो है वो आपकी एलोकेटेड है। अब यहाँ पे जब कोई प्रोसेस आता है फर्स्ट टाइम तो उसको कौन सा होल एलोकेट किया जाए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रोसेस एक होल छोड़ देगा अगर तो वो किसी फ्री होल के एडजेसेंट है तो वो होल, पहले वाला होल और ये वाला होल मिलके एक बड़ा होल बन जाएगा। अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो दोनों होल अलग अलग से पड़े होंगे। अच्छा, अब जब भी कोई प्रोसेस आता है तो डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज n फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फ्री होल्स। आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है प्रोसेस की, आप उसको किस तरह से अकोमोडेट करोगे अवेलेबल होल्स में। अब आपके पास एक लिस्ट ऑफ अवेलेबल होल्स हैं जो कि स्कैटर्ड हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं। आपने जो प्रोसेस आया है उसको कौन सी जगह देनी है। इसके लिए 3 किस्म की टेक्निक्स यूज की जाती हैं। फर्स्ट वन इज द allocate the first hole that is big enough। आप एक साइड से स्टार्ट हो जाएं, फर्स्ट फिट कि जहां पे सपोज हमारे पास, अगर हम यहां से पे ड्रॉ करें, हमारे पास एक रैम है जी, यहां पे ये इसके अंदर, सॉरी जी, ये इस रैम का ओएस का पार्ट है ये वाला। अच्छा जी, आगे एक और प्रोसेस पड़ा हुआ है P1, आगे एक और होल पड़ा हुआ है, आगे एक और प्रोसेस पड़ा हुआ है, आगे एक और होल पड़ा हुआ है।
जी। अब इसको अगर हम थोड़ी एनोटेशन कर दें इसमें, दिस इज ओएस, दिस इज एच से मुराद आपका होगा होल, और दिस इज, चले सॉरी, दिस इज P1 जैसे हम बात कर रहे थे। P1 process, then whole, then P2 process, then whole। अब सपोज यहां पे एक प्रोसेस आया है P3, H का साइज आप कह लें जी कि H इक्वल टू 200 MB। H का साइज 200 MB है जो पहला होल है। जो दूसरा होल ये वाला है, इसका साइज 100 MB है। अब फर्स्ट फिट क्या कहता है कि आप एक सिरे से स्टार्ट हो जाओ जहां पे बिग एनफ आपको स्पेस मिलती है, उस पे प्रोसेस को रख दो। अब सपोज एक प्रोसेस P3 आया है आपके पास, P3 जिसका साइज है 100 MB। अब आप P3 को देखना चाहते हो कि क्या अवेलेबल है इसके लिए। फर्स्ट फिट किस तरह से काम करेगा? फर्स्ट फिट देखेगा, यहां से स्टार्ट करेगा सर्चिंग करना, ये वाला होल इसको जब मिलेगा तो इसका साइज होगा 200 MB, इसको रिक्वायर्ड है 100 MB। ये कहता है कि फर्स्ट एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ। इट मींस कि यहां पे 100 MB वाला प्रोसेस रख दिया जाएगा। हालांकि प्रोसेस P3 के लिए सूटेबल स्पेस ये वाली थी, क्योंकि वो खुद भी 100 MB का, ये खुद भी 100 MB, होल भी 100 MB का है, तो ये स्पेस उसके लिए सुटेबल थी। लेकिन फर्स्ट फिट ने क्या कहा कि आप एक सिरे से स्टार्ट हो जाओ, जहां पे बिग एनफ स्पेस मिले वहां पे आप प्रोसेस P3 को रख दो। अब जब हमने यहाँ पे प्रोसेस P3 रख दिया, तो अब ये आपका अपडेट होके क्या सिनारियो बन गया, यहाँ पे प्रोसेस P3 ने, सॉरी, प्रोसेस P3 ने 100 MB स्पेस ले ली। यहाँ पे 100 MB स्पेस पे आपका क्या आ गया, प्रोसेस P3। और अगला 100 MB जो है वो आपका होल बच गया। अब 100 MB होल ये है, 100 MB होल आपका ये है। सपोज नेक्स्ट कोई प्रोसेस 200 MB का आता है, तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पे नहीं रख सकेंगे, क्योंकि हमारे पास 100 MB के दो होल्स अवेलेबल हैं, सिंगल होल अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट फिट ये कहता है कि आप एक सिरे से स्टार्ट हो जाओ, और जहां जहां आपको, जहां पे भी जाके आपको लार्ज एनफ स्पेस मिलती है उधर प्रोसेस को रख दो। उसके अगेंस्ट आपका दूसरा है बेस्ट फिट, वो कहते हैं ऐसा ना करो, आप सारे होल्स को, एक पूरी होल्स की लिस्ट को ट्रेवर्स करो और देखो कि कौन सा होल इसके लिए बेस्ट है। कौन सा होल, अगर हमने 100 MB रखना है तो हमारे पास ये वाला होल अवेलेबल है, लिहाजा आप 100 MB वाला प्रोसेस यहाँ पे रखो ताकि ये वाली 200 स्पेस खाली रहे। तो वो कहता है कि बेस्ट फिट ढूंढो, उसमें जाके प्रोसेस को रखो। डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन की बात करो, लेकिन डेफिनेटली आप पूरे प्रोसेस को ट्रेवर्स करेंगे, या फिर ये हो कि आपकी जो अवेलेबल होल की स्पेस है वो सॉर्टेड हो, ताकि एक साइड से स्टार्ट हो जाए, जहां पे उसको साइज मिले वहां पे वो रख दे।
या फिर जितने भी हो अवेलेबल होल्स हैं उन सारों को ट्रैवर्स किया जाए। तीसरा केस आपका क्या कहलाता है कि वर्स्ट फिट करो, एलोकेट द लार्जेस्ट होल मस्ट आल्सो सर्च इंटायर लिस्ट। वो कहता है कि सबसे बड़ा होल जो है उसको उसमें से स्पेस एलोकेट करो, ताकि आपका जो बड़ा होल अवेलेबल है उसमें से स्पेस यूज हो, छोटे होल्स अवेलेबल हो सेपरेट। अगर कोई और प्रोसेस आता है तो वो उन होल्स पे फिट बैठ जाता है तो उसको असाइन कर दो। ये वर्स्ट फिट सबसे इनएफिशिएंट है, इसीलिए इसको वर्स्ट फिट कहा गया है। फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट दोनों आपस में अल्टरनेट हैं, कहीं पे फर्स्ट फिट ठीक बैठता है, कहीं पे बेस्ट फिट, क्योंकि बेस्ट फिट के लिए आपके पास कंप्यूटेशन के ओवरहेड्स ज्यादा है। फर्स्ट फिट में कंप्यूटेशन आपको कोई नहीं करनी, आपने एक सीक्वेंस में चलना जहां पे स्पेस आपको एनफ अवेलेबल है उसमें रख देना है। फर्स्ट फिट एंड बर्स्ट फिट बेटर देन वर्स्ट फिट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे जब आप कॉन्टिजियस एलोकेशन यूज करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो कुछ मसाइल आपके जन्म लेते हैं। एक मसला आपका यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का है। अगली स्लाइड में हम फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। कुछ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है? टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जैसे हमने फर्स्ट केस में बात की, दोबारा से ड्रा करके देख लेते हैं। सपोज यहां पे एक और प्रोसेस पड़ा हुआ है P3। अब यहां पे एक प्रोसेस पड़ा हुआ है P5 या 4। अब सिनारियो ये है कि ये एक स्पेस आपकी है H1 इज इक्वल टू 100 MB। अब आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस, ये P1 है, ये P3 है, ये P2 है। होल्स आपके 100 MB के दो जगह पे होल्स अवेलेबल हैं। आपके पास नया प्रोसेस आता है 200 MB का, हम उसको अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। मींस के सपोज अगर ये वाले सेल्स भी 100 MB के हैं तो 100, 200, 300 और 400, हमारी जो 600 MB की स्पेस थी उसका हम 400 MB यूज कर सके। हमारे पास 200 MB जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन में चला गया। यानी कि ये वो ऐसे होल्स हैं जिनको अब फिल नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई ऐसा प्रोसेस आए जिसका साइज 100 MB हो तो उसको तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी अवेलेबल रिक्वायरमेंट है 200 MB के प्रोसेस की, उसको हम नहीं दे सकते, हालांकि हमारे पास लोकेशन अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कंटिजियस नहीं है। अब माइट भी ऐसे 100 MB के 10 होल्स अवेलेबल हो, लेकिन 200 MB को हम स्पेस नहीं दे पा रहे, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है? सपोज आपका ये होल, ये जो H1 है होल है, ये अवेलेबल है 100 MB इसकी स्पेस है। मींस कि इसमें 100 MB का डाटा आ सकता है। तो 100 MB का डाटा के लिए आप क्या करते हो कि एक प्रोसेस आया जिसका साइज था, कोई P5 प्रोसेस आया जिसका साइज था जी 97 MB। अगर मैं इसको रेज करूं 97 MB, आपने जो भी लगाया बेस्ट फिट या फर्स्ट फिट लगाया और यहाँ पे आपने आके उसको 97 MB का एक प्रोसेस P5 स्टोर करवा दिया। अब ये होल टोटल कितना है? 100 MB का। तो यहाँ पे हमें एक
इंटरनल फ्रेगमेंट मिलेगा। यहाँ पे एक हमारे पास जगह बच जाएगी 3 MB की। अब ये इतनी लोअर स्पेस है, इतनी लोअर स्पेस है कि इसमें कोई प्रोसेस आने के कोई चांसेस नहीं, कोई प्रोसेस 3 MB का हो ही नहीं सकता, कोई भी प्रोसेस आपका 3 MB का हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी क्या होगी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। एलोकेटेड मेमोरी में भी स्लाइटली लार्जर देन द रिक्वेस्ट मेमोरी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो जो आपका अवेलेबल होल है वो पूरा का पूरा उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। सपोज आप कहते हो जी कि 100 की आप लिमिट रख लो, कि अगर एक थ्रेश होल्ड आप रख लो कि अगर 3 MB का फर्क है तो हम उसको 100 MB देंगे, हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट 97 MB है। या आप कहते हो 10 MB का फर्क है तो हम उसको पूरा का पूरा होल असाइन करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन ये है। अदरवाइज इस 3 MB के एड्रेस को अलहदा से मेंटेन करना हमारे पास एक नया ओवरहेड होगा। अगर तो आप इस 3 MB को 97 MB के साथ मर्ज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे एक बेस एड्रेस आएगा, एक लिमिट एड्रेस रजिस्टर आएगा। इस 3 MB की लोकेशन को अलहदा से हमें एड्रेस नहीं करना पड़ेगा, पॉइंट नहीं करना पड़ेगा। अगर पॉइंट करते हैं तो इसके साइज की निस्बत इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखने के ओवरहेड बहुत ज्यादा है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि इस 3 MB को भी प्रोसेस P5 को दे दिया जाए। उसकी रिक्वायरमेंट 97 MB है लेकिन हम उसको 100 MB दे रहे हैं, तो 3 MB की यहाँ पे आपकी जो स्लॉट होगी वो फ्रीली अवेलेबल होगी। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, कि वो खाली पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही, लेकिन किसी प्रोसेस को हमने यूं कह लें कि धक्के से दे दिए कि ये तुम ही रख लो। फर्स्ट फील्ड एनालिसिस रिवील्स दैट given n blocks allocated 0.5 into n blocks lost to fragmentation। ये एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बता रहे हैं कि फर्स्ट फिट के एनालिसिस बताते हैं कि 0.5.n जो है वो आपका लॉस्ट में जाता है इन द केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। 1/3 में भी अनयूजेबल, दिस इज कॉल्ड 50% रूल। 50% रूल क्या है कि 1/3 आपका जो है वो किस में चला जाता है, फ्रेगमेंटेशन में जाया हो जाता है, मेमोरी स्पेस की लोकेशन। ये आपका ड्रॉबैक है कॉन्टिजियस एलोकेशन का। अच्छा, इसके सोल्यूशन फिर डिफरेंट तरह के हैं। इसका एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप क्या करें कि जब भी कोई नया होल बना है तो उसको मर्ज कर दें नए दूसरे होल के साथ, अवेलेबल होल के साथ, ताकि डेफिनेटली अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कि इस हमारे इस करंट सिनारियो में आपका P5 यहां से निकल जाता है, तो एक सोल्यूशन तो ये है कि आप कहो कि P2 का एड्रेस उठा के ये वाला कर दो, जो कि पहले ये था, अब उसका एड्रेस चेंज कर दो, ये वाला कर दो, तो फिर P1 P3 और P2 तीनों उसमें आ जाएंगे, कंटिन्यूस में आ जाएंगे, और ये वाला होल हमारे पास कंप्लीट अवेलेबल होगा। इसी तरह से P4 को उठा के ये वाला एड्रेस दे दो। तो एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप प्रोसेसेस की बेस रजिस्टर के एड्रेस चेंज कर दो, लेकिन प्लीज कीप इन माइंड कि ये सिर्फ आपका डायनामिक रीएलोकेशन के केस में हो सकता है। जहां आपने स्टैटिक रीएलोकेशन की है वहां पे ये प्रोसेसेस चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आपका दोबारा कंपाइल टाइम या लोड टाइम पे आपको करना पड़ेगा, जाके लोडिंग दोबारा होगी, कंपाइलिंग दोबारा होगी अगर कंपाइल टाइम पे किया था। अगर डायनामिकली आपकी रीएलोकेशन हो रही थी तो फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी आपके ओवरहेड्स इतने होंगे कि माइट बी कि आप जो एड्रेस स्पेस चाह रहे हैं उससे ज्यादा आपको ओवरहेड की केस में कॉस्ट आ जाए। तो इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला आपका सॉल्यूशन है जो कि करंट सिस्टम्स में यूज भी किया जाता है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या कहती है, आपने पढ़ा भी होगा सी का कोड
या असेंबली के अंदर कि आपका एक प्रोग्राम सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अब नॉर्मली आप एक प्रोग्राम को तो लॉजिकली सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो रैम है या मेमोरी है वो तो एक कंटिन्यूअस एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं, वहां पे सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इस यूजर व्यू को, सेगमेंट व्यू को हम मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट कर दें सेगमेंटेशन, तो आपके पास एक ऑप्शन आ सकती है कि आप अपने प्रोग्राम को इकट्ठा एक जगह न रखें, सेगमेंट्स में रख दें। किसी प्रोग्राम के सेगमेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि सामने आपको यहाँ पे लिस्ट में नजर आ रहा है कि मेन प्रोग्राम, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, लोकल वेरिएबल्स, कॉमन ब्लॉक, स्टैक, सिंबल टेबल, एरेज, इस तरह से डिफरेंट किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके डिफरेंट किस्म के आप सेगमेंट्स असाइन कर दें। तो इसी तरह से इन सारे सेगमेंट्स के लिए आपके पास आगे मेमोरी के अंदर भी स्पेस डिफरेंट सेगमेंट्स में अवेलेबल हो। आप एक सेगमेंट को उसी सेगमेंट में, रेलेवेंट सेगमेंट में स्टोर करें। तो आपका सपोज जो 200 MB वाला प्रोसेस था, अब वो हो सकता है कि 50-50 या 60-100 और 20 इस तरह के सेगमेंट में डिवाइडेड हो जाए। तब जाके आप डिफरेंट जो होल्स अवेलेबल हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। सेगमेंटेशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो कि प्रोग्राम व्यू ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करती है। सेगमेंटेशन, आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो कलेक्शन है डिफरेंट सेगमेंट्स की, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया। जो सेगमेंट्स हैं उनको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं एंड आर रेफर टू बाय अ सेगमेंट नंबर। सेगमेंट नेम से इसको नहीं जाना जाता, सेगमेंट नंबर से आप आइडेंटिफाई करते हैं। A logical address consists of two tuples, segment number and offset number। सेगमेंट नंबर क्या बताता है, आपका मेमोरी के अंदर के कौन सा सेगमेंट है, और ऑफसेट बताता है कि उस सेगमेंट के अंदर एड्रेस की रेंज क्या है। तो आपका हर एड्रेस दो तरह के टपल से मिलेगा। एक, ये लॉजिकल एड्रेस की बात कर रहा हूं, एक सेगमेंट नंबर और उसके साथ ऑफसेट एड्रेस। इन दोनों को मिला के आप फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये एक सेगमेंट शो करवाए गए हैं, किसी एक लॉजिकल एड्रेस शो करवाया गया है यूजर व्यू ऑफ ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का यूजर व्यू शो करवाया गया है कि उसमें सपोज आपका एक मेन प्रोग्राम है, एक फंक्शन है स्क्वायर रूट का, सिंबल टेबल है, स्टैक है, और उसके बाद सब रूटीन्स के अलग से एक सेगमेंट है। तो अगर इस सेगमेंट को हम मेमोरी पे मैप कर दें तो हम कहते हैं कि हम जो फ्रेगमेंटेशन का इश्यू था उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन कि यूजर स्पेस आपकी क्या है, इसमें इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि यूजर स्पेस में आपके 4 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सेगमेंट नंबर 1 2 3 एंड 4 ये यूजर स्पेस है। यूजर स्पेस से मुराद कि आपका जो एड्रेस स्पेस है, प्रोग्राम स्पेस है। आपके फिजिकल मेमोरी स्पेस को इस तरह से फिल किया जाता है कि बजाय इसके कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस ऐसे करके यहाँ पे स्टोर किया जाता, इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में स्टोर कर दिया गया है। जैसे कि सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पे सबसे टॉप पे, फिर सेगमेंट नंबर 4 अवेलेबल स्पेस के हिसाब से सेगमेंट नंबर 2 यहाँ पे और सेगमेंट नंबर 3 यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका फ्री पोर्शन है।
तो जिस सेगमेंट को जितनी जगह चाहिए थी हमने उस हिसाब से फिजिकल मेमोरी के अंदर उसको एड्रेस जनरेट कर दिया और फिजिकल मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर दिया है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन यूज करके आप एक अचीव कर सकते हैं क्या उसको कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन अवॉइड कर सकते हैं सेगमेंटेशन के साथ, क्योंकि यूजर व्यू प्रोग्राम को आप मैप कर रहे हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर सेगमेंटेशन के साथ। अच्छा, इसमें आपका एक सेगमेंट टेबल एग्जिस्ट करता है। Segment table, two-dimensional address. The actual physical memory is still, of course, a one-dimensional sequence of byte. एक्चुअल मेमोरी आपकी वन डायमेंशनल ही है, लेकिन आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो टू डायमेंशनल है। We must define an implementation to map two-dimensional user-defined address into one-dimensional physical address. ये मैपिंग आपकी इफेक्ट करती है सेगमेंट टेबल से। सेगमेंट टेबल के अंदर हर एंट्री जो है वो एक सेगमेंट बेस रखती है और एक सेगमेंट लिमिट। सेगमेंट बेस contains the starting physical address where the segment resides in the memory, and the segment limits specifies the length of the segment, कि उस सेगमेंट की लेंथ कितनी है। आपको सामने जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें 4 सेगमेंट्स हैं और उनको मेमोरी के ऊपर फिजिकल एड्रेस उसके मैप करके दिखाए गए हैं। सपोज segment 2 is 400 bytes long and begins at location 4300। आपका जो सेगमेंट 2 है ये आपका 400 बाइट लॉन्ग है और ये स्टार्ट होता है 4300 से। Thus a reference to byte 53 of segment 2 is mapped onto location 4300 plus 53। अब सपोज कोई इंस्ट्रक्शन आपकी सेगमेंट के अंदर है और उसका 53 है, तो उसका फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा 4300 प्लस 53 विच इज 4353। तो इस तरह से सेगमेंट्स के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के ऊपर इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस के ऊपर जा सकते हैं। जो हम यूजर स्पेस में हमारे पास टू डायमेंशनल एड्रेस होगा जो कि एक सेगमेंट नंबर और ऑफसेट नंबर होगा, और यहाँ पे हम एक सिंगल डायमेंशन अरे के ऊपर उसको मैप कर सकते हैं। जी, फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जो कि आपका नॉन कॉन्टिजियस है कि आपके प्रोग्राम को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर आप अपना एक प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा प्रोसेस या प्रोग्राम एक कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना, डिफरेंट अवेलेबल स्पेसेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, स्पेस के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। बट आपका जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अवॉइड नहीं करती। सेगमेंटेशन के अंदर आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बहरहाल चांसेस रहते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने डाटा रख दिया, उनके दरमियान में जो होल्स बच गए हैं वो डेफिनेटली आपकी उससे फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। एक दूसरी टेक्निक जो कि प्रोग्राम को नॉन कॉन्टिजियस वे में स्टोर करवाती है उसको हम पेजिंग कहते हैं। पेजिंग में भी सेगमेंटेशन की तरह हम प्रोग्राम को डिफरेंट मेमोरी एरियाज में रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन
को अवॉइड करती है, या आप यूँ कहें कि फ्रेगमेंटेशन फ्री एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, एलोकेशन करती है मेमोरी के ऊपर प्रोग्राम की। पेजिंग बेसिक मेथड है क्या कि आपका पूरी की पूरी जो रैम है वो आपकी फिक्स्ड साइज के फ्रेम्स में डिवाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड सेगमेंट्स या फ्रेम्स में डिवाइड है हार्डवेयर लेवल पे। अगर फिजिकल एड्रेस की, फिजिकल मेमोरी की बात करें रैम की, तो आप कहते हैं कि वो सारी की सारी क्या है, फ्रेम्स में डिवाइडेड है। सपोज आप कहते हो जी कि ये फिजिकल रैम है, ये सारी की सारी बाइट्स में तो इसकी एड्रेसिंग है ही है, प्लस इसके छोटे छोटे फ्रेम साइज बने हुए हैं, इक्वल साइज के फ्रेम्स बने हुए इस रैम के ऊपर। सपोज आप कहते हो जी के 4 KB, 8 KB या 512 MB, ये 512 MB से लेके 1 GB तक आपकी 2 रेज़ टू द पावर में फ्रेम साइज हो सकता है। ये डिफरेंट फ्रेम साइज है। इसी तरह से इसके अगेंस्ट जो आपकी लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम पेज कहते हैं, जिसको हम पेज कहते हैं। ये आपकी फिजिकल रैम है। अगर यहाँ पे मैं एड्रेस स्पेस बनाऊँ किसी प्रोग्राम की लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो हम कहते हैं कि ये किस में डिवाइडेड है, पेजेस में डिवाइडेड है। ये भी पेजेस में डिवाइडेड है, और पेज साइज, एक पेज का जो साइज है वो आपका इक्वल है फ्रेम के साइज के ये पेज का जो साइज है इट इज इक्वल टू द फ्रेम साइज। जितने साइज का फ्रेम होगा उतने साइज का पेज होगा, क्योंकि ये पेज का साइज भी डिटरमिन आपका हार्डवेयर करेगा। अब इस फ्रेम का साइज डिफरेंट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स पे डिफरेंट हो सकता है, सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो फ्रेम का साइज वही आपके यूजर प्रोग्राम के एक पेज का साइज। अब ये सारे के सारे पेजेस को आप पेज नंबर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपने फ्रेम्स बना ली और इन फ्रेम्स को आपने नंबर दे दिए। सपोज आप कहते हो कि जी ये आपका जीरो फ्रेम है, ये 1 है, अगला 2 है, और इस तरह से 3 है, और इस तरह से आगे 4 फ्रेम है। तो इन फ्रेम्स को आपने नंबर्स दे दिए, और जो डाटा इसमें स्टोर होना है वो सारे के सारे पेजेस फ्रेम के इक्वल साइज का पेज है। डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स, जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। साइज इज पावर ऑफ 2 बिटवीन 512 बाइट से लेके 16 मेगाबाइट्स तक। जब अब बल्कि अभी तो रिसेंटली तो 1 GB तक आप इसको कह सकते हैं आपका पेज का साइज हो सकता है। तो डिफरेंट जो आपके टू रेज, लेकिन ये साइज आएंगे 2 रेज की पावर में, 2 रेज की पावर 3, 4, 5 इस तरह से 2 रेज की पावर में इनकी लॉजिकल से फिजिकल एड्रेसिंग मैपिंग आपकी आसान हो जाती है। डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेस। उसी तरह से आपने पेजेस डिफाइन कर दिए। कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फ्रेम्स, जो आपके पास फ्री फ्रेम पड़े हुए हैं उनका एड्रेस आपके पास स्टोर होता है। हर एक पेज एक फ्रेम में स्टोर हो जाए। अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये पेज 0 है इस प्रोसेस का, ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, पेज 0 आपका फ्रेम नंबर 4 में जा रहा हो, पेज 2 आपका फ्रेम नंबर 1 में जा रहा हो। तो इस तरह से आप रैम के अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर एक ही प्रोग्राम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि जिस
डेटा ने आना है उसका साइज बिल्कुल इक्वल है अवेलेबल फ्रेम के साइज के, तो डेफिनेटली आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे अवॉइड होगी, क्योंकि जो जितने साइज का डाटा मस्ट उतने साइज का आएगा जितने साइज का हमारे पास फ्रेम अवेलेबल है। और एक प्रोग्राम के जितने भी पेजेस हैं, सपोज 10 पेजेस हैं, तो वो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं। अच्छा, ये वाला इंफॉर्मेशन पड़ी कहाँ पे होती है? जब कोई प्रोसेस लोड कर दिया जाता है रैम में या प्रोग्राम, ये इंफॉर्मेशन एक पेज टेबल में स्टोर की जाती है। सेटअप ए पेज टेबल टू ट्रांसलेट लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। एक आपके पास पेज टेबल अवेलेबल होगा, उस पेज टेबल के अंदर आप बताएंगे कि किस फ्रेम के ऊपर कौन सा पेज पड़ा हुआ। सपोज यहाँ पे आपके पास इस एक प्रोसेस है, उसके 3 पेजेस हैं, तो पेज टेबल में एंट्रीज कैसे आएगी कि फ्रेम नंबर सपोज आप कहते हो जी 7 पे पेज 1 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 14 पे पेज 2 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर कोई 19 पे सपोज पेज 3 पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से डिफरेंट पेजेस को, डिफरेंट फ्रेम्स को डिफरेंट पेज नंबर्स दे देते हैं, और ये वाली आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होती है? पेज टेबल में स्टोर होती है ये वाली इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से पेज टेबल इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में है। जब भी प्रोसेसर को कोई एक इंस्ट्रक्शन किसी एक पेज में देना होती है, तो लॉजिकल एड्रेस आपका उसी तरह से 2 टपल में दिया जाता है, जिसमें आप पेज नंबर और उस पेज नंबर के अगेंस्ट ऑफसेट एड्रेस या डिफरेंस या डिस्टेंस वो देते हो, ये 2 टपल्स देते हो, उसके अगेंस्ट आपकी फिजिकल एड्रेस की कंप्यूटेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं। सामने आपको एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू एक पेज नंबर यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू पेज टेबल। जो पेज नंबर होगा वो आपका पेज टेबल में एज ए पॉइंटर होगा। उस पेज नंबर के अगेंस्ट आगे दूसरी एंट्री आपकी बेस एड्रेस पड़ी होगी फ्रेम, यानी कि आप सपोज करें कि ये एक टेबल है जिसमें हमने पेज नंबर स्टोर किए हुए हैं। अब फर्स्ट कॉलम में आपने पेज नंबर रखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में जिस फ्रेम में इस पेज ने जाना है उसका बेस एड्रेस होगा। आप कहते हैं जी पेज नंबर 1, उसका बेस एड्रेस यहाँ पे आएगा, बेस एड्रेस ऑफ द फ्रेम ऑफ द रेलेवेंट फ्रेम नंबर। तो उसका बेस एड्रेस यहाँ से मिलेगा, पेज नंबर और ऑफसेट यहाँ से ऊपर से मिलेगा उसको। तो आपको क्या देगा? फिजिकल एड्रेस मैपिंग देगा। अगली डायग्राम के अंदर हम इसको डिटेल से देखते हैं। पेज नंबर यूज्ड एज इंडेक्स टू अ पेज टेबल व्हिच कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। पेज टेबल में क्या होता है जी? बेस एड्रेस पड़ा होता है इसका, बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। पेज ऑफसेट डी क्या चीज है? पेज ऑफसेट combined with the base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. Suppose इस फ्रेम का आपका फिजिकल एड्रेस है जी 10, आपने कहा इसका फिजिकल एड्रेस है 10, तो आपका अगर डिस्टेंस 3 है तो इस फ्रेम का एड्रेस था 10, तो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या बनेगा? 10 + 3 विच इज 13। तो हम कहेंगे कि फिजिकल एड्रेस 13 है, लेकिन यहाँ पे पेज टेबल में उसको इस एक पेज नंबर दिया होगा, सपोज पेज नंबर 1। पेज नंबर के अगेंस्ट फ्रेम का बेस एड्रेस होगा, बेस एड्रेस के साथ ये डी ऑफसेट एड्रेस जाएगा जो कि आपका ऐड होके फिजिकल एड्रेस आपका कंप्यूट होगा। लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका पेजेस में डिवाइडेड है। ये एफिशिएंट टेक्निक है जो कि रिसेंट सिस्टम्स के अंदर यूज की जाती है। आपका पेजेस में डिवाइडेड है और हर पेज एक एक फ्रेम में स्टोर हुआ।
वो फ्रेम आपके कंटीजियस होना जरूरी नहीं है, वो डिफरेंट फ्रेम्स हो सकते हैं जी। यहाँ पे सपोज आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस है 2 रेज़ टू द पावर m। लॉजिकल एड्रेस स्पेस से मुराद हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम का साइज या प्रोसेस का साइज वो है जी 2 रेज़ टू द पावर m, और पेज साइज है 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे डेफिनेटली प्रोग्राम का साइज आपके पेज साइज से बड़ा होगा, तो आप कहते हैं जी कि m-n जो वैल्यू है उसको आप यूज करोगे पेज नंबर देने के लिए। यानी कि m, ये बिट्स की बात कर रहा हूँ, सपोज m अगर आपका 16 बिट का है सपोज, और n आपका 12 बिट है, तो हम कहेंगे कि 4 बिट्स जो हम हैं वो हम यूज करेंगे पेज नंबर के लिए, और बाकी जो n होगा वो यूज किया जाएगा ऑफसेट एड्रेस के लिए। अब इन दोनों ऑफ पेज नंबर और ऑफसेट एड्रेस को मिला के हम आगे फिजिकल एड्रेस कंप्यूट कर सकते हैं। अगली डायग्राम के अंदर किस तरह से हार्डवेयर मैनेज करता है फिजिकल एड्रेस मैपिंग वो शो दिखाई गई है जी। पेजिंग हार्डवेयर, सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास है जी P जो कि है पेज नंबर, एक है डिस्टेंस या D या ऑफसेट। पेज नंबर आपके पास आया यहाँ पे पेज टेबल में, यहाँ पे हर पेज नंबर के अगेंस्ट एक फ्रेम का नंबर था या फ्रेम का ऑफसेट एड्रेस था। यहाँ पे किसी फ्रेम का क्या था जी, ऑफसेट एड्रेस अवेलेबल था, सॉरी ऑफसेट नहीं, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस से मुराद कि वो वाला पर्टिकुलर फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वाला एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस फ्रेम, दिस इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एफ फ्रेम जी। तो यहाँ से आपकी जो फिजिकल एड्रेस पेजिंग हार्डवेयर की जो डायग्राम है, ये इसको जरा गौर से देखें तो सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया जिसके दो पार्ट्स थे। अब सीपीयू चाह क्या रहा है कि मेमोरी के अंदर कोई डाटा पड़ा, उसको मैंने रीड करना है, राइट करना है, वट एवर, उसके साथ कोई एग्जीक्यूशन करनी, कोई इंस्ट्रक्शन उठानी है, ठीक है। तो उसने दो यहाँ पे दो पार्ट्स के एक एड्रेस जनरेट किया, जिसका पहला पोर्शन क्या है, पेज नंबर। वो पेज नंबर आके मैप हुआ पेज टेबल में, जैसे सपोज ये था, यहाँ से पेज नंबर से उसको पता चला कि एफ फ्रेम है, यहाँ से इसका बेस एड्रेस गया उस फ्रेम का, क्योंकि पेज टेबल में बेस एड्रेस और पेज नंबर पड़े हुए हैं। अब बेस एड्रेस फ्रेम का प्लस ऑफसेट यहाँ से जो सिस्टम ने दिया था वो आगे, सपोज इसका एड्रेस बेस एड्रेस है जी 100 फ्रेम का, ठीक है जी, और हमने जो ऑफसेट दिया वो है जी 10। तो इट मीन्स कि सीपीयू जिस एड्रेस की बात कर रहा है वो यहाँ पे कहीं पे 110 एड्रेस है, सपोज वो 110 एड्रेस है जो कि सीपीयू यहाँ से बात कर रहा है। अब इसका पता कैसे चला, हमने कहा सीपीयू ने बताया कि मुझे पेज नंबर 3 चाहिए, सपोज यहाँ पे हम गए तो हमने कहा पेज नंबर 3 ऑफसेट एड्रेस और सॉरी बेस एड्रेस 100 पे पड़ा हुआ है, पेज नंबर 3 100 वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो 100 वाले पे गए तो वहाँ पे 10 का ऑफसेट लेकर हमारे पास 110 आ गया फिजिकल एड्रेस। इस तरह से आप किसी लॉजिकल एड्रेस को पेजिंग के थ्रू, पेजिंग में फिजिकल एड्रेस में मैपिंग करते हैं। हर पेज का अपना एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, हर पेज एक फ्रेम के अंदर रिजाइड करेगा। नेक्स्ट अगली डायग्राम के अंदर हमने पेजिंग मॉडल दिखाया है लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी के ऊपर। सपोज आपकी लॉजिकल मेमोरी से मुराद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लॉजिकल मेमोरी आपकी ये जो यहाँ पे शो करवाई गई है, इससे मुराद है आपका प्रोग्राम, कि सपोज आपका जो प्रोसेस है या यूज़र प्रोग्राम है या यूज़र व्यू है, उसके 4 पेजेस हैं, ये 4 पेजेस 0, 1, 2 और ये
3, पेज 1 2 3। अब ये पेज टेबल है जो हम पिछली डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे। पेज टेबल कहता है कि पेज 0 फ्रेम 1 में पड़ा हुआ है, पेज 1 फ्रेम 4 में पड़ा हुआ है, पेज 3 फ्रेम 3 में पड़ा, पेज 2 फ्रेम 3 में पड़ा हुआ, पेज 3 फ्रेम 7 में पड़ा हुआ। इसी तरह से जब हम यहाँ पे आए, ये फिजिकल मेमोरी के अंदर हमने इसको मैप किया, तो पेज 0 इज लोडेड इन द फ्रेम 1, ठीक है जी। ये वाली पेज फ्रेम 2 पे कोई और प्रोसेस पड़ा हो सकता है या कोई खाली जगह पड़ी हो सकती है। अब पेज 3 इज लोडेड इनटू द पेज 2, इन फ्रेम 3, पेज 2, पेज 1 इज लोडेड इन पेज 4 एंड पेज 3 इज लोडेड इन फ्रेम 7। तो इस तरह से पेज टेबल ने ये इंफॉर्मेशन दी कि कौन सा पेज किस फ्रेम पे पड़ा हुआ है। इस तरह से हम लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप एक चीज देखें कि सपोज अगर कोई दूसरा प्रोसेस आता है और उसके 2 पेजेस हैं, एक फ्रेम 0 पे स्टोर हो जाएगा और दूसरा फ्रेम 2 पे स्टोर हो जाएगा। एक और प्रोसेस आता है और उसका 2 पेजेस हैं, एक प्रोसेस 5 पे स्टोर हो जाता है और एक 6 पे स्टोर हो जाता है। इट मीन्स कि आपकी मेमोरी में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि अब आपके पेज का साइज सेम है और आपके फ्रेगमेंट का साइज भी सेम है, या फ्रेम का साइज भी सेम है। मजीद इसके बारे में देखते हैं कि पेजिंग की एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई गई है। जैसे मैंने कहा m-n जो है वो पेज नंबर बताता है। यहाँ पे एक सिनारियो दिया गया है इस डायग्राम के अंदर। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो इस डायग्राम के अंदर एक सिनारियो दिया गया, वो कहता है n इज इक्वल टू 2, मीन्स के पेज का साइज जो है वो 2 रेज टू द पावर 2 है, वो 4 है। 4 बाइट्स पेज का साइज है जी। यहाँ पे अगर हम लिख लें पेज साइज इज इक्वल टू 4, इसके अलावा m इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स के आपकी जो फिजिकल लॉजिकल एड्रेस है वो 16 बाइट्स का है, क्योंकि m इज इक्वल टू 4 है ना, तो लॉजिकल एड्रेस साइज is equal to 2 raised to the power 4, which is 16 bytes। अब ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है जो कि 0 से लेके 15 तक है, 16 बाइट। पेज का साइज आपका 4 है। उसने कहा मेमोरी आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो 32 बाइट्स की है। अगर पेज का साइज 4 है, फिजिकल मेमोरी का साइज 32 बाइट है, तो कितने पेज बनेंगे? 32 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 फ्रेम्स बनेंगे। आप यूं कह लें 8 फ्रेम्स बनेंगे आपके। यहाँ पे 4-4 बाइट के 8 फ्रेम बन गए, जिसमें हर बाइट में हर फ्रेम में एक पेज स्टोर हो सकता है। दिस इज फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पे पेज टेबल के अंदर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस मेमोरी के अंदर जो पेज 0 है, वो फ्रेम 5 पे पड़ा हुआ है। पेज 0 जो है वो फ्रेम 5 पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स के पेज 0 का, सपोज आप कहते हो कि ये पेज 0 है, ये वाला ए, ये पेज 0 का पहला एड्रेस है या 0 एड्रेस है। 0 से लेकर 3 तक आपका पहला पेज आ गया, पहला पेज जिसको हमने पेज 0 कहा। तो पेज 0 को वो कहते हैं कि वो 5th फ्रेम पे पड़ा हुआ है। अब हर फ्रेम का साइज कितना है? 4 बाइट्स। तो इट मीन्स के पेज 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है? 5 इंटू 4, 4-4 बाइट्स के हर फ्रेम है ना, तो पहले तो ये 20 पे आपका बाइट नंबर 20 पे या फिजिकल एड्रेस नंबर 20 पे आपका पेज 0 पड़ा हुआ है। या अगर हम देखें कि सी कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे सी 22 पे पड़ा हुआ है, क्योंकि पेज 0 का पहला एलिमेंट 20 पे पड़ा हुआ है, तो दूसरा
21 पे और तीसरा 22 पे। तो यहाँ पे 22 पे पड़ा हुआ है पेज सी। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, माइट बी कोई कंफ्यूजन हो। जब आप कहते हो जी कि पेज का साइज 4 है, फ्रेम का साइज 4 है, पेज 0 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम 5। फ्रेम 5 का अगर हम स्टार्टिंग एड्रेस निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। मीन्स के ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, ये तीसरा फ्रेम, ये चौथा फ्रेम और ये पांचवा फ्रेम। सॉरी, ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये 0th 1th 2th 3rd 4th और ये 5th फ्रेम आ गए, क्योंकि 0 से शुरू हो रहे हैं तो फ्रेम 0 से। तो यहाँ पे ये आपका कौन सा आ गया, फ्रेम नंबर 5। इट मीन्स के 5 इंटू 4 किया तो आपके पास जो रिजल्ट निकला वो क्या है, 20। तो आप कहते हो कि 0 पेज का जो पहला एलिमेंट है या पहला बाइट है वो 20 पे पड़ा होगा, दूसरा बाइट 22 पे 1 पे पड़ा होगा, तीसरा 22 पे और चौथा 23 पे। पेज टेबल कहता है कि पेज 1 फ्रेम 6 पे पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि उससे नेक्स्ट अगला जो है एडजेसेंट ही अगले फ्रेम पे आपका ये वाला डाटा पड़ा हुआ। इसके बाद वो कहता है जी पेज 2 जो है वो फ्रेम 1 पे पड़ा हुआ है। इस यहाँ पे हम आ गए। फ्रेम 1 से होने से मुराद 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4th एड्रेस पे पेज 2 का पहला एलिमेंट पड़ा है। आई जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है 4 पे। इस तरह से उसका सारा डाटा। फिर वो कहते हैं जी पेज 3 जो है वो फ्रेम 2 पे पड़ा हुआ है। फ्रेम 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि बाइट है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फिजिकल एड्रेस बताएं, यहाँ पे के का फिजिकल एड्रेस बताएं। लॉजिकल एड्रेस जो अल्फाबेट के है उसका लॉजिकल एड्रेस 10 है, लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस बताएं। अब ये अगर पेज 0 है, ये पेज 1 है और ये पेज आपका 2 है, हम कहेंगे कि ये पेज 2 है। अब पेज 2 किस फ्रेम में पड़ा हुआ, फर्स्ट फ्रेम में पड़ा हुआ। फर्स्ट फ्रेम कहाँ से शुरू हो रहा है, बाइट नंबर 4 से। ये पहला, दूसरा और तीसरा है, मींस के ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम कहेंगे कि के का जो फिजिकल एड्रेस है वो 7 है। बाइट नंबर सपोज अगर ये 4 है, 5 और 6, बाइट नंबर के का 6 है, उसका लॉजिकल एड्रेस जो था वो 10 था। तो इस तरह से लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस आपका वेरिएट कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे ली हैं, फ्रेम एड्रेस लिया है और डिफरेंस ऑफसेट लिया है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 का ऑफसेट है, ये अगर सपोज 0 ऑफसेट है, ये 1 ऑफसेट है, ये 2 का ऑफसेट है, तो हमने 4+2 ऑफसेट ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस निकला है फिजिकल 6। तो हमने कहा के का एड्रेस 6 निकलेगा। तो इस तरह से आप पेजिंग के लिए डिफरेंट किस्म की एड्रेस स्कीम्स बना सकते हैं। जी, यहाँ पे फर्दर कुछ पेजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है कि पेज साइज आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपका पेज साइज है 2048 बाइट्स का, मींस के 2 KB का। तो आपने कहा जी कि प्रोसेस का साइज या प्रोग्राम का साइज है 72766। तो पेजेस आपके कितने बनेंगे, 35 पेजेस तो पूरे पूरे बन गए, प्लस आपके 1086 बाइट्स एक्स्ट्रा बचे। अब यहाँ पे बात होने लगी है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट कर सकती है पेजिंग में। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं आ रही, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में भी आएगी। कैसे, 72,766 पे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 35 पेजेस तो पूरे पूरे आ गए। हमारे पास 1086 बाइट्स फर्दर बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास फ्रेम तो पूरा का पूरा 2018 बाइट्स का है, क्योंकि पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल है ना। तो हमारे पास हमें ये 1086 बाइट्स भी पूरे एक फ्रेम को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 962 बाइट्स जो हैं वो बचेंगे एज एन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के तौर पे जाएंगे।
इसमें वो कहता है जी वर्स्ट केस फ्रेगमेंटेशन क्या है। सपोज आपका हो जी के 35 पेजेस और उसमें सिर्फ एक प्लस सिर्फ एक बाइट एक्स्ट्रा बच गई थी। यहाँ पे तो 1086 बाइट्स बच रहे हैं ना एक्स्ट्रा। आप कहेंगे जी सिर्फ एक बाइट एक्स्ट्रा बची और 35 पेजेस पूरे पूरे आ गए, तो इट मींस यहाँ पे हमें 2017 बाइट्स जो होंगे वो आपके कहाँ पे जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन में जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक बाइट के लिए नया फ्रेम एलोकेट करना पड़ रहा है। तो इट मींस कि ऑलमोस्ट आपका एक पूरे का पूरा फ्रेम जो है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जा रहा है इन द केस ऑफ पेजिंग। तो ये पेजिंग का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं खत्म हुई, वो डेफिनेटली प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेस टू प्रोसेस है। ऑन एवरेज वो कहते हैं जी कि हर प्रोसेस 1/2 फ्रेम साइज जो है वो फ्रेगमेंटेशन एवरेज लेता है। सो स्मॉल, तो जितना आप इसका साइज पेज का साइज जितना छोटा रखेंगे उतना ही आपका एवरेज फ्रेगमेंटेशन कम होगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का जो साइज है वो कम हो जाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। लेकिन पेज का साइज कम करने से डेफिनेटली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना प्लस उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अप्रोच यही है कि पेज का साइज फिर बड़ा रखा जाए। तो पेज साइज आपका डे टू डे ग्रो ही कर रहा है। यहाँ पे सोलारिस की एग्जांपल दी गई है, 2 पेज साइज 8 KB एंड 4 MB। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिफरेंट पेज साइज भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 8 KB और 4 MB पेज साइज, 2 पेज साइज वो यूज करते हैं। प्रोसेस व्यू एंड फिजिकल मेमोरी नाउ वेरी डिफरेंट। अब आपकी फिजिकल मेमोरी बिल्कुल डिफरेंट है और लॉजिकल बिल्कुल डिफरेंट है पेजिंग के। बाय इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैन ओनली एक्सेस इट्स ऑन मेमोरी। यहाँ पे जो हमारी प्रोटेक्शन थी कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में ना जाए, डेफिनेटली जब हर प्रोसेस का अपना पेज नंबर है, अपने पेजेस हैं, तो वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में नहीं जाएगा और इसको मैनेज कौन कर रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हमारे पास एक डायग्राम है जो कि फ्रेम्स के स्टेटस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो फर्स्ट सिनेरियो बिफोर एलोकेशन है, आपको एक मेमोरी दिखाई गई है। ये वाली आपकी मेमोरी स्पेस जो है ये बिफोर एलोकेशन है, और इसके अगेंस्ट ये वाला जो मेमोरी है ये आफ्टर एलोकेशन दिखाई गई है, ये वाला जो पोर्शन। तो बिफोर एलोकेशन अगर आप इस मेमोरी को देखें तो वो कहता है जी कि फ्रेम नंबर 14, फ्रेम नंबर 13, 18, 20 और 15 ये फ्री पड़े हुए। फिर फ्री फ्रेम लिस्ट 13 भी फ्री, 14 भी फ्री, 15 भी फ्री, 16, 17 ऑक्युपाइड, 18 भी फ्री और 20 भी फ्री। एक नया प्रोसेस आया जिसके 4 टेबल थे, पेज 0 सॉरी 4 पेजेस थे, पेज 0, पेज 1, पेज 2 और पेज 3। न्यू प्रोसेस पेज टेबल क्या जनरेट हुआ कि पेज 14 पे फ्रेम 14 पे पेज 0 रखना है, 13 पे 1, 18 पे 2 और 20 पे आपने पेज नंबर 3 रख देना है। अब इसी तरह से आप देखें यहाँ पे ये वाले पेजेस में और ये वाले फ्रेम्स में पेजेस लोड कर दिए गए हैं। अब आपके पास जो फ्री फ्रेम बचा है, फ्री फ्रेम की लिस्ट है वो एक ही है जो कि आपका फ्रेम नंबर 15 है। बाकी सारे के सारे पेजेस में आपका नया प्रोसेस लोड कर दिया गया है, जो यहाँ पे थोड़े ग्रे शेड में आ रहा है। ये जो ब्लू शेड में आ रहा है ये पहले से कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो फ्री की लिस्ट है वो कम हो गई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करता है कि कौन से फ्रेम्स कौन से प्रोसेस के पेजेस को एलोकेट हुए हैं, कौन से फ्रेम फ्री पड़े हुए हैं, किस प्रोसेस को कितने पेजेस चाहिए, क्या वो दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। तो ये सारे का सारा डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से मैनेज कर रहा होता है।
जी, हमारा मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक यहीं तक था, जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन के डिफरेंट हमने टॉपिक्स पढ़े और पेजिंग को देखा। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।